Hello everyone. मैम प्रणाम। सबको नमस्कार और प्रणाम मैम। खुश रहिए। आज हम लोग संगीत और अन्य ललित कलाओं का आपस में संबंध इस विषय पर व्याख्यान मैं प्रस्तुत करूंगी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन रिसर्च के लिए ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कला की जो कला है उसको परिभाषित करना एक मुश्किल कार्य होता है और प्रत्येक कला अभिव्यक्ति का एक रूप ले लेती है और अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित करती है। यह जो अस्तित्व है हमेशा कलात्मक और सुंदर हो, इसलिए सबसे इसका महत्वपूर्ण आधार जो है अभिव्यक्ति का है और विशिष्ट माध्यम और कला उपकरणों का इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसका है। लेकिन माध्यम और उपकरण अभिव्यक्ति को जन्म नहीं देते, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है, कलाकार का होना आवश्यक है। कलाकार अपनी कल्पना से, कला कौशल से, ज्ञान, सौंदर्यमूलक अनुभूति से एक कलात्मक अभिव्यक्ति कर सकता है और इस कलात्मक अभिव्यक्ति की जो रचना है करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका संप्रेषण करना भी जरूरी है, उसको दूसरे तक पहुंचाना भी जरूरी है, जिससे वह सुंदर जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसका आनंद बाकी लोग भी ले सकें और उसके आनंद की अनुभूति दूसरों को भी करवाई जा सके। तो प्रत्येक कला को की इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए उसमें अनुभूति से प्रारंभ करके अभिव्यक्ति का रूप दिया जाता है, तभी एक कलात्मक अनुभूति का निर्माण होता है। ऐसे में प्रत्येक कला का अपना एक माध्यम, सौंदर्य तत्व, कलात्मक उपकरण, सृजन प्रक्रिया, विशिष्ट तकनीक, कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में उसकी एक प्रक्रिया होती है और इस दृष्टि से सभी ललित कलाओं में समानता है। परंतु माध्यम और कलात्मक उपकरणों की विभिन्नताओं के कारण सभी कलाओं की अपनी एक विशिष्ट कलात्मक अभिव्यक्ति है और सृजन और आस्वाद प्रक्रिया है, उससे जुड़ी कलात्मक परंपराएं और तकनीकें हैं। तो ललित कलाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों ने जो वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, उसमें हर्डर ने संवेदना के आधार पर श्रव्य कलाएं और दृश्य कलाएं दो प्रकार की मानी और तीसरी श्रेणी में उन्होंने दोनों का मिश्रित रूप रखा। लेसिंग ने पृष्ठभूमि के आधार पर स्थल परक और काल परक और दोनों का मिश्रित रूप इस प्रकार से वर्गीकरण किया। एक और दार्शनिक है कांट, उन्होंने आकृति आश्रित वर्गीकरण को महत्व दिया। तो जब काल और स्थान की बात आती है
तब इन दोनों को भी पूर्णतः अलग करना कठिन हो जाता है। कोई कला श्रोता के सम्मुख काल में रची जाती है, परंतु स्थान से भी उसका जुड़ाव रहता है। संगीत के संदर्भ में भी विद्वानों का कहना है कि नाद की तारता, जिसमें ध्वनि की ऊंच नीचता का प्रयोग होता है, वो स्थान आश्रित है। संगीत में काल पृष्ठभूमि बनी रहती है, इसलिए इसे कालाश्रित कला माना गया है। नृत्य और नाट्य काल और स्थान का मिश्रित रूप है, और यदि काव्य भी पढ़ा जाए तो दोनों मिश्रित रूप को प्रकट करता है। इसी प्रकार स्थिर और गतिशील कलाओं को आधार बनाकर भी वर्गीकरण किया गया है, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला आदि स्थिर कलाएं और संगीत, नृत्य, काव्य, नाट्य आदि गतिशील कला हैं। हेगल ने कला के 3 वर्गीकरण माने। पहला प्रतीकात्मक, प्रतीक केवल साधन होता है। दूसरा शास्त्रीय, जिसमें अंतर्वस्तु और रूप में समन्वय होता है। और तीसरा रूमानी, अभिव्यक्ति का सूक्ष्म रूप। इस प्रकार वर्गीकरण की एक परंपरा अवश्य मिलती है, परंतु क्रोचे वर्गीकरण के विरुद्ध हैं और उनकी मान्यता है कि कला अखंड है। सभी कलाओं की अपनी एक विशेषता है और ऐसे साम्य भेद के अध्ययन से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकेगा। कलाओं के अध्ययन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उभर के आता है, वह है उनका अंतर संबंध, और इसी पृष्ठभूमि में कला अध्ययन अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है। ऐतिहासिक विकास के प्रारंभ में यह अंतर संबंध बहुत ही स्वाभाविक था, परंतु धीरे धीरे जब विशिष्टता की ओर बढ़ते गए, तब स्थूल दृष्टि से यह अंतर संबंध पहले जैसा नहीं रहा, परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह संबंध सनातन है। स्थूल में तो माध्यम परिवर्तन ही भेद सामने आता है, और माध्यम के आधार पर ही कलात्मक उपकरण, सौंदर्य तत्व आदि विशिष्ट रूप ग्रहण करते हैं। माध्यम समान होने पर भी कला के असीम रूप प्रकट होते हैं। एक समय का संगीत दूसरे समय के संगीत से भिन्न हो जाता है, एक देश का दूसरे देश से भिन्न हो जाता है, और एक देश में एक ही समय में माध्यम उपकरण समान होने पर भी विविध रूप विकसित होते हैं। तो इसी विविधता और विचित्रता ने कला को अमृतत्व प्रदान किया है। इस विविधता के साथ जो एकता का सूत्र कभी नहीं टूटता और हर क्षण अनुभव किया जा सकता है, कला में कुछ सार्वभौमिक तत्व ऐसे होते हैं जो मानव को आकर्षित करते हैं। दो समान वस्तु की कलात्मक अभिव्यक्ति भिन्न होगी, इसीलिए कलाओं की तुलना करना और अनुवाद करना संभव नहीं है, परंतु इसके अंतर संबंध को समझना आवश्यक है। इस प्रकार के संबंध के पीछे आंशिक समानता अवश्य रहती है, और सभी कलाएं अपना विशिष्ट रूप रखते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो सारी जो कलाएं हैं आपस में अंतर संबंध है, उनमें एक विशेष लगाव है। तो सबसे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि काव्य और संगीत का जो संबंध है वो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि दोनों लयात्मक हैं, और काव्य को यदि श्रवण कला के रूप में माने तो ही काल की पृष्ठभूमि में अपनी अभिव्यक्ति को धीरे धीरे प्रकट करते हैं। कविता पाठ यदि पूर्ण रूप से गाई ना भी जाए,
तब भी नाद के उतार चढ़ाव और लय के कारण वह संगीत के निकट आ जाती है और गायन में शब्दों का प्रयोग उसे काव्य के निकट पहुंचा देता है। इसमें भी सुगम संगीत, सामूहिक गान, लोकगीत तथा फिल्म संगीत में काव्य काफी महत्वपूर्ण है। आई होप कि आप लोग सब समझ रहे होंगे। ललित कलाओं के विषय में तो हम लोग सभी ने पढ़ रखा है और उनके अंतर संबंध को भी जानना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। बीच बीच में आप लोगों के रिएक्शन प्लीज मिलते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो काव्य और संगीत दोनों ही नादाश्रित हैं। काव्य में वाणी है तो संगीत में स्वर है। दोनों में किसी विशेष अंश की पुनरावृत्ति होती है। काव्य में एक विशेष पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है तो संगीत में बंदिश का मुखड़ा और सम। स्वर से वाणी को और वाणी से स्वर को शक्ति मिलती है। साहित्य में काव्य के गेय तत्व को प्रधानता मिलती है जो प्रमाणित करता है कि अमूर्त रूप से में इन पदों में संगीत विद्यमान है और इन पदों की लोकप्रियता का कारण भी यही है कि साहित्य और संगीत के मेल से इन रचनाओं को एक अनुपम रूप मिलता है और ऐसी रचनाओं ने साहित्य और संगीत दोनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। इन रचनाओं में कला के दोनों रूप इतने एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि दोनों को अलग कर पाना असंभव है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ऐसे में परस्पर निर्भरता के कारण ही दोनों का एक विशिष्ट कलात्मक मिश्रित रूप विकसित हुआ है। काव्य में छंद और संगीत की ताल पद्धति में अटूट संबंध है और दोनों ने ही एक दूसरे को समृद्ध किया है। तो हम देखते हैं कि संगीत और काव्य के जो अंतर संबंध है उसने एक ओर दोनों क्षेत्रों में विविधता को जन्म दिया है और दूसरी ओर दोनों कलाओं के विकास, प्रचार और प्रसार में सामंजस्य पूर्ण कलात्मकता के रूप में ऐसा योगदान दिया है कि दोनों एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। राग ध्यान की परंपरा भी काव्य और संगीत के अंतर संबंध को पुष्ट करती है। प्रारंभ में संस्कृत भाषा में रचे राग ध्यानों द्वारा राग के देवात्मक रूप को अवतरित किया जाता था। जब ध्यान के आधार पर राग चित्रीकरण की परंपरा प्रचलित हुई तब राग ध्यान ने हिंदी पद्य रचना का रूप लिया और समय के बदलाव के कारण देवात्मक रूप की प्रधानता कम हुई और नायक नायिका का रूप उसमें प्रधान हो गया। ये जो कलाएं हैं सभी कलाएं आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि शब्द चित्रों ने राग चित्रों की परंपरा को आगे बढ़ाया। रागमाला चित्रण साहित्य, संगीत और चित्रकला के समन्वित रूप को दर्शाता है। चित्रकला की विभिन्न शैलियों में राग चित्रीकरण ने स्थान प्राप्त किया और भारत और विदेश में रागमाला के जो चित्र हैं काफी संख्या में आज भी प्राप्त होते हैं। कई चित्रों में कवि द्वारा रचित पद और नाम भी उसमें मिलते हैं और कई चित्रों में कवि का नाम नहीं मिलता। राग चित्रण का जो ये विशेष विस्तार हुआ वो राजस्थानी और मालवा चित्र शैलियों के अंतर्गत हुआ। इस विषय में हमने कल भी आपको बताया था। कुछ चित्र बीजापुर और कांगड़ा शैली में भी उपलब्ध होते हैं। संस्कृत के ग्रंथों में राग ध्यान की जो परंपरा के जो दृश्य ध्यान के साथ उसके स्वरमय रूप का जो उल्लेख मिलता है यद्यपि बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी धीरे धीरे स्वरमय रूप का जो उल्लेख
उसमें किया गया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है कि धीरे धीरे जो स्वरमय रूप का उल्लेख उसमें है, उसका जो चित्रकार की कल्पना का जो उसमें एक स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। और इसी कारण राग चित्रण परंपरा से राग के जो सांगीतिक रूप की जानकारी पूर्ण रूप से तो नहीं मिल पाती, परंतु फिर भी यह स्वीकार करना चाहिए कि राग जैसी सूक्ष्म अवधारणा को एक मूर्त रूप देने का प्रयास अपने आप में दोनों ही कलाओं के अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। वैसे भी चित्रों में स्वरूप मिलने पर भी अध्ययन की दृष्टि से विशेष लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि राग संज्ञा और आज के स्वर स्थानों में विकास के साथ संज्ञा भेद भी आता गया। इसी क्रम में देखा जाए तो चित्रकला की सुंदर आकृतियां यदि दृश्य संवेदना से जुड़ जाती थीं, तो आम लोगों में संगीत सुनने की इच्छा पैदा होती थी। स्वर जिस प्रकार अनंत सूक्ष्मता और विशालता को दर्शा सकते हैं, उसी प्रकार रंगों में भी सूक्ष्म और स्थूल अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता है। रागों के चित्रों के अध्ययन से दोनों कलाओं के अंतर संबंध का बोध होता है। रागों के चित्र ने अवश्य ही श्रोताओं को आकर्षित किया होगा और कलाकार को भी अपनी प्रस्तुति में प्रेरणा मिली होगी। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि राग चित्रीकरण उस जनमानस के भाव को व्यक्त करता है जो राग की शास्त्रीयता को ना समझे, परंतु उसका एक चित्र अपने हृदय में बनाते थे, और उसी की अभिव्यक्ति इन चित्रों द्वारा हुई है। इन चित्रों से यह भी मालूम होता है कि कलाकारों में अपनी कला के अलावा अन्य कलाओं के अध्ययन में भी रुचि थी। ऐतिहासिक अध्ययन में ऐसे बहुत से चित्र रहे हैं जिनमें कोई संगीत गोष्ठी या संगीत सभा का चित्रण किया गया है। चित्रकार की कल्पना तो अवश्य उस चित्र में अपने रंग भर देती है, परंतु अध्ययन करने पर उस समय के वाद्य, प्रस्तुति स्थल, समारोह की व्यवस्था आदि का इन चित्रों के माध्यम से पता चलता है। मूर्ति कला, वास्तुकला भी अपनी अभिव्यक्ति में संगीत संबंधी विषय वस्तु को बहुत प्रभावी ढंग से प्रदान करते हैं। मूर्ति कला में नृत्य की विभिन्न मुद्राओं और वाद्यों का भंडार है, और मूर्ति कला के ही अवशेषों से प्रमाणित किया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सभी कलाएं अपने विकसित रूप में प्रकट हो चुकी थीं। संगीत जैसी अमूर्त कला के अध्ययन में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला ने एक प्रामाणिक आधार प्रदान किया है। हम धीरे धीरे इन सब चीजों का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व समझने का प्रयास इन सब के माध्यम से कर रहे हैं। तो सभी ललित कलाओं का मूल आधार क्या है? सौंदर्यात्मकता है और कलात्मकता है। अतः आंतरिक संबंध और मूलभूत साम्य तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है ही, परंतु इसके अतिरिक्त विकास क्रम में कई ऐसे समान घटक हैं जिनके कारण ललित कलाओं के अंतर संबंध को स्थूल कलात्मक अभिव्यक्ति भी मिली, और इससे नव शक्ति और दिशा भी मिली। प्रमुख रूप से यह घटक मानव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, लोकमानस का कलात्मक प्रयास, धर्म आश्रित कलाओं का रूप और राजाश्रय है। आदिकाल से ही मानव के मुख से ध्वनि उतार चढ़ाव के साथ जो आंगिक चेष्टाएं हुई, और धीरे धीरे उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया में पहले मिट्टी में ही हाथ से या लकड़ी से रेखाएं खींचकर
सांगीतिक ध्वनियां अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि प्रारंभिक अभिव्यक्ति के सभी साधन मानव शरीर से ही जुड़े हैं और उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया क्रिया के फलस्वरूप इन्हीं क्रियाओं के द्वारा मानव ने नए नए क्रिएशंस करने में योगदान दिया। इसी कारण आगे चलकर जब कुछ विशेष ध्वनियां एक सूचना देने में प्रयुक्त होती थी, तभी संभवतः मानव ने ऐसी कुछ आकृतियां बनाना शुरू की जो एक दूसरे से कुछ कहने, कुछ समझाने या कोई सूचना देने का काम करती रही हों। विकास क्रम में यह बहुत ही स्वाभाविक बात है कि शरीर के एक अंग से यदि कुछ अभिव्यक्ति होती है तो दूसरा अंग भी उसके साथ जुड़ जाता है। आकृतियां बनाते समय अवश्य ही कंठ से ध्वनियां निकलती होंगी। एक व्यक्तिगत अनुभव का भी विषय है कि जैसे कोई काम किसी कार्य में अधिक मन लग रहा हो, मान लीजिए, तो अंदर से एक संगीत अपने आप ही प्रस्फुटित होता है और जो लोग संगीत से जुड़े होते, नहीं भी जुड़े होते, वो भी कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगते हैं ऑटोमेटिकली। तो यह दर्शाता है कि कैसे ये स्वतः अपने आंतरिक आंतः सुखाय के कारण शायद उस क्रिया को करने में इतना आनंद आ रहा है कि अपने अंदर से वो संगीत स्वयं प्रस्फुटित होने लगता है। तो कला के इस आदि रूप में अस्पष्ट रूप से संगीत और चित्रकला साथ साथ चलती रही होगी। भाषा का जब विकास हुआ तब मानव की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप मिला और लोक धुनों की परंपरा जब विकसित होती गई तब संगीत और साहित्य के सरलतम रूप एक साथ अभिव्यक्त हुए, जो उन गीतों में हमें देखने को मिलते हैं। लोक गीतों की परंपरा में आज भी हमें ऐसे कई गीत मिलते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि जब कलात्मक आकृतियां बनाई जाती थीं, तब साथ साथ गीत भी गाए जाते थे। तो एक मांडने की क्रिया है चित्रकला में, जो इससे जुड़े बहुत से गीत मिलते हैं जो उस मांडने की विशेषताओं को भी दर्शाते हैं और यह भी संकेत देते हैं कि मांडते समय ये गीत गाए जाते थे। लोकमानस से जुड़ी जीवन की झांकी की अभिव्यक्ति इन सरल स्वाभाविक कलात्मक प्रयासों में एक साथ होती थीं, मानो सभी कलाएं एक दूसरे पर आश्रित थीं और एक दूसरे को प्रेरित करती थीं। कलाओं के इसी सह अस्तित्व ने हमारी संस्कृति को विविधता और कलात्मकता से सजाकर समृद्ध किया है। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति भी इसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया से जुड़ी है। आदि मानव ने जब यह अनुभव किया कि जीवन को संचालित करने वाली शक्ति अदृश्य है, तब पहले उसने प्रकृति पूजन की परंपरा शुरू की। साथ ही पंच तत्वों की आराधना भक्ति परंपरा में विशेष रूप से विकसित हुई। इस प्रकार की आराधना संबंधी कितने ही लोकगीत और लोक चित्र हमें मिलते हैं। आदि मानव की गुफाओं के प्रवेश स्थान पर इसी परम शक्ति को मानव ने जो रूप दिया, उसका स्थूल चित्रण हमें मिलता है। आगे चलकर जब देव स्थानों में अपनी ही कल्पना द्वारा मूर्तियां या अन्य प्रतीकात्मक आकृतियों को बनाया, तब भक्ति की इस क्रिया में सभी क्रियाओं का संगम हुआ। आकृतियां, प्रतीकों और मूर्तियों की पूजा के साथ लोकगीत गाए जाते थे, भाव विभोर होकर नृत्य किए जाते थे और ऐसे परिवेश में साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला सभी एक भक्ति भाव के सूत्र में बंध जाते थे। तो सारी कलाएं आपस में किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई थी। उस समय ऐसा नहीं था कि मूर्तिकार, साहित्यकार या संगीतकार जैसी कोई श्रेणियां हों।
ऐसा कुछ नहीं था डिवीजन, सारी कलाएं आपस में जुड़ी हुई थी। लोक संस्कृति में समन्वय की ऐसी शक्ति थी कि लोक मानस कलाओं के समन्वित रूप को ही अपने भावों की अभिव्यक्ति का आधार मानते थे और उन्हें अलग अलग व्यक्तियों से जोड़ना असंभव था। ऐसी कलात्मक अभिव्यक्तियां सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से जुड़ी थी, सभी का उन पर अधिकार था और सभी को वो आनंद प्रदान करती थी। लोकमानस का इस प्रकार सभी कलाओं से जो अंतर संबंध था, वो हमारी लोक संस्कृति की मूल्यवान पूंजी है। सामूहिक भावनाओं की अभिव्यक्ति से ऐसा लोक समाज का रूप बना, ऐसी परंपराएं विकसित हुई कि व्यक्ति का समाज से अंतर संबंध बन गया। प्रत्येक कला का दूसरी कला से और समाज का कलाओं से अंतर संबंध बनता रहा। भक्ति की लोक शैली के विकास के साथ देवालय बने और आराधना पूजा के विशेष स्थल बनते गए। इस क्रम में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और इससे संबंधित भक्ति संगीत की परंपरा को नई दिशाएं मिली। पूजा के स्थलों में धार्मिक कथाओं के चित्रण के साथ भित्ति चित्रों में भक्त टोलियों को गाते बजाते और नाचते दर्शाया गया है। वास्तुकला और मूर्ति कला द्वारा एक विशिष्ट वातावरण बन जाता था, जिससे प्रेरित होकर भक्त संगीत द्वारा विविध प्रकार के अपने भावों को प्रकट करता था। आज भी कई मंदिरों में सभी कलाओं के सुंदर संगम द्वारा भक्त को इस समन्वित प्रभाव से इतनी प्रेरणा मिलती है कि वो तन्मयता से आराधना करता है। परम शक्ति पर अटूट विश्वास पैदा करने में इन कलाओं का समन्वित प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहा। पूरे वातावरण में इस समन्वित प्रभाव ने लोगों में भक्ति भाव की ऐसी अनुभूति पैदा की कि संगीत, साहित्य और भक्ति को अलग-अलग करना असंभव हो गया। विकास क्रम में जब ये कलाएं राजाश्रय में थीं, तब स्वाभाविक रूप से संगीतज्ञ, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार आदि का संपर्क आपस में बहुत बढ़ गया और एक दूसरे की कला एक दूसरे से जुड़ती चली गई। इसी के परिणाम स्वरूप साहित्य की रचना गायन उपयोगी हो, इस पर भी बल दिया गया। वास्तुकला द्वारा भवन ऐसे बने जिनमें संगीत की दृष्टि से आवाज दूर तक भी जा सके। तो आप देखिए कि आजकल के हमारे भवन इस तरह से नहीं बने जितने कि पुराने भवनों में ये सब बातों का ध्यान रखा गया। और जो भवन बने उनमें इस प्रकार से बने कि दूर आवाज दूर तक जा सके, गूंजे नहीं, और बीच-बीच में जो बड़े खंभों पर चित्र बनाए गए, उनमें कई बार नृत्य कला या वाद्यों के चित्र भी बनाए गए। साथ ही भित्ति चित्रों में रागों के चित्र भी बनाए जाते थे। कला के इस समग्र रूप के दर्शन पुराने किलों में हमें आज भी मिलते हैं। दीवाने आम और दीवाने खास की रचना में वास्तुकला के कलाकारों का यह दृष्टिकोण रहता था कि कितने श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था हो सके और साथ ही ध्वनि के प्रसार के लिए उपयुक्त प्रबंध किए जा सके। इस प्रकार के ज्ञान को देखकर आज भी कई विशेषज्ञ अचंभित हो जाते हैं। उस समय कलाओं की जो परस्पर निर्भरता के कारण एक दूसरे से संपर्क भी रहता था, क्योंकि एक कलाकार एक दूसरे पर और एक दूसरे की बात को समझने और समझाने का सिलसिला आपस में चलता रहता था और इसी कारण कलाओं की आपस में परस्पर निर्भरता को एक कलात्मक रूप मिला।
चित्रकार संगीत से विषय वस्तु लेते थे और संगीतकार साहित्य से गीत रचना। वास्तुकला सभी कलाओं को अच्छी प्रस्तुति के लिए अनुकूल साधन और स्थान प्रदान करती थी। राजा की प्रशंसा में लिखे गए पद कई बार चित्रकार के लिए विषय वस्तु बनते, तो दूसरी ओर वही पद संगीत के स्वरों से भी अलंकृत होते थे। काव्य के प्रसंगों का चित्रण भी मिलता है और चित्रों पर काव्यों की रचना भी मिलती है। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना ताजमहल पर काव्य रचना और चित्रण के कई नमूने मिलते हैं। तो वास्तुकला की दृष्टि से ताजमहल एक विशिष्ट उदाहरण है और मोनालिसा जैसे जो चित्र पर काव्य और साहित्य रचना अनगिनत रूप से जो की गई हैं, वो कई रचनाएं की गई हैं। नटराज की प्रतिमा कलाओं के अंतर संबंध का कलात्मक प्रतीक है। गीत गोविंद की रचना ने कलाओं के अंतर संबंध को और अधिक विकसित किया। इस रचना द्वारा साहित्य, संगीत और चित्रकला को न केवल प्रेरणा मिली, बल्कि सभी कलाओं में गीत गोविंद के विविध रूपों की अभिव्यक्ति ने सभी कलाओं को समृद्ध किया। अब जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, तो धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं ने किसी एक समय में सभी कलाओं को प्रभावित किया। ऐसे भी उदाहरण हैं जो जब एक कला में किसी वैचारिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, तो दूसरी कला भी उससे प्रभावित हुई और एक समय बहुत से अधिक नियमबद्धता सभी कलाओं में का मूल मंत्र रही। परंतु धीरे धीरे कला में स्वतंत्रता की भूमिका को सभी कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान मिला। यदि साहित्य में शास्त्रीयता के बाद रोमानी प्रभाव पड़ा, तो चित्रकला और संगीत में भी इसका प्रभाव स्पष्ट मिलता है। कोई भी कला हो, अपनी एकांकी रूप सजाकर एकांत में विकसित नहीं हो सकती। ध्रुपद शैली के बाद ख्याल शैली का विकास रोमानी विचारधारा का ही प्रतिफल है। ललित कलाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि सभी कलाओं का मूलाधार उसका माध्यम है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो समय के साथ सभी कलाओं के माध्यम के रूप और गुण में परिवर्तन होता चला आया। कलात्मक विकास के साथ माध्यम का और अधिक कलात्मक हो जाना स्वाभाविक है, परंतु अन्य बाहरी प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। चित्रकला के संदर्भ में देखें, तो जो रंग उसका माध्यम है, समय के साथ नए नए रूप और तकनीक ग्रहण करता गया। विभिन्न साधनों से रंगों को बनाया गया और इस क्रिया में रसायन शास्त्र का प्रभाव भी स्पष्ट है। माध्यम का किस प्रकार उपयोग किया जाए, इसके भी अनंत साधन निकल गए। इसी प्रकार संगीत का माध्यम संगीत उपयोगी नाद है, परंतु विज्ञान के नए प्रयोगों से वाद्यों के क्षेत्र में क्रांति आई। भौतिक विज्ञान ने अनुरणन के कितने ही तरीके निकाल दिए, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों की तो एक अलग श्रेणी ही बन गई। तारों में इतने नए धातुओं का प्रयोग होने लगा, वाद्यों की बनावट, उसमें किस वनस्पति का अंश किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, किस प्रक्रिया से उसे एक वाद्य का रूप दिया जा रहा है, यह सभी एक परिवर्तन की श्रृंखला से निकलकर आ रहे हैं। माइक के प्रयोग ने मानव के कंठ की आवाज को ही बदल दिया। खुली आवाज का महत्व ही कम हो गया। माइक के अनुकूल आवाज को बनाने के साधन अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इसी प्रकार से वास्तुकला के माध्यम के गुणों और रूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। पत्थर, ईंट, सीमेंट के नए नए रूप बन गए हैं।
ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से यह परिवर्तन आवश्यक भी है और उपयोगी भी है। साहित्य के संदर्भ में भी भाषा के शब्दों में अब अन्य प्रदेशों के ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। ऐसे शब्द प्रयोग में इतने आ गए हैं कि वो मूल भाषा में घुल मिल गए हैं। इसी प्रकार हमारी भाषाओं के शब्द भी कई विदेशी भाषाओं ने अपना लिए। माध्यम के इस परिवर्तन के साथ साथ अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में भी अंतर आ गया। साथ ही हमारी आज की जीवन शैली ने भी सभी कलाओं को प्रभावित किया है। कविता में छंदों के बंधन से मुक्त होने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु में समाज की यथार्थ समस्याओं की अभिव्यक्ति, संगीत में समय बंधन के कारण राग अभिव्यक्ति को संक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है, साथ ही विज्ञान के विकास के साथ नए संचार साधनों से जो प्रभावित और प्रस्तुति का रूप चेंज हुआ है, बदला है। चित्रकला में विज्ञान द्वारा नए नए उपकरणों पर आश्रित होना बढ़ गया है। साथ ही कम परिश्रम से अधिक परिणाम निकले, ऐसे प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई रिएक्शन तो शो कर दिया करिए बीच बीच में, किसी की हाँ ना भी नहीं सुनाई देती। बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है। जी मैम। यस मैम। ओके, ऐसा तो लगे कि हाँ आप लोग हैं क्लास में। ओके, तो सभी कलाओं में कैसे समय के साथ परिवर्तन होता चला आ रहा है, तो उसी में वास्तुकला में भी जो है अब मशीनों के करिश्मे ज्यादा हैं और ऊपरी दृष्टि से चकाचौंध कर देने वाली शैली पर अधिक बल दिया जा रहा है। कलाकार की मौलिकता और कल्पना शक्ति का महत्व इसमें कम हो गया है। कुछ समय पहले जब लोक संस्कृति से प्रभावित कला प्रयोगों का सिलसिला शुरू हुआ, तो वास्तुकला में प्रादेशिक लोक कलाओं के नए नए रूपों को स्थान मिला। साहित्य की भी विषय वस्तु बदली और काव्य में लोक से जुड़ी शब्दावली का बहुलता से प्रयोग दिखाई देता है। इस परिवर्तन की लहर के साथ संगीत में भी कई नए राग, लोक धुनें रची गईं। कुमार गंधर्व ने ऐसी कई रचनाएं संगीत जगत को प्रदान की जिनमें लोक धुनों का स्पष्ट अस्तित्व दिखाई देता है। चित्रकला में भी लोक संस्कृति से जुड़े प्रतीकों को अभिव्यक्ति मिली। यह सभी उदाहरण इस तथ्य को की पुष्टि करते हैं कि कोई भी परिवर्तन सभी कलाओं को प्रभावित करता है और जो परिवर्तन आता है उसी अभिव्यक्ति कला में एक सुंदर और कलात्मक रूप को लेकर आता है। परंतु यह भी सच है कि कला के क्षेत्र में आकर यह परिवर्तन अपनी स्थूलता त्याग देता है और कला में सूक्ष्मता ग्रहण करता है। इसलिए प्रत्येक कला अपनी परंपरा, अपनी कला शास्त्र की परिधि में ही ऐसे परिवर्तनों को एक नया रूप देती है। इस प्रकार के बाहरी प्रभावों ने यद्यपि कई कलाओं के स्वरूप को काफी प्रभावित किया, परंतु उल्लेखनीय है कि शास्त्रीय संगीत पर ऐसे परिवर्तनों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। संगीत के बाह्य पक्ष पर आंशिक प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु अंतरंग आज भी राग पर ही आश्रित है और इसी निरंतरता ने विश्व के सभी संगीत विद्वानों को अचंभित कर रखा है कि भारतीय संगीत अपनी निरंतरता को कैसे विश्व में बनाए हुए है। इस प्रकार से बाहरी प्रभाव ने संगीत के सामान्य रूप, जिन्हें हम साधन रूप भी कहते हैं, को अधिक प्रभावित किया है।
जब ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से देखते हैं तो किसी भी एक कला के विकास और प्रगति की व्याख्या निराधार है जब तक कि कलाओं के अंतर संबंध के मूल सूत्र में सभी को जोड़ा ना जाए। यही कारण है कि कलाओं के अंतर संबंध के अध्ययन को और अधिक बल दिया जाए। आज हमारी जो जीवन शैली में स्वतंत्र अस्तित्व और स्वकेंद्रीय भावना है इतनी प्रबल होती जा रही है कि हम अपने से संबंधित लोगों से भी कटते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी ये जो मानसिकता है कलाओं के अंतर संबंध को भी प्रभावित करने में और विकसित करने में एक अवरोध पैदा कर रही है। इस ओर सकारात्मक प्रयास की अति आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी कला के अध्ययन या शोध के किसी भी क्षेत्र की सफलता के लिए केवल एक कला का एकांकी अध्ययन पर्याप्त नहीं है। तभी हम लोग आजकल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं। तभी हम लोग कहते हैं कि अपने सिर्फ एक विषय में आप सीमित होकर ना रहें और कोशिश करें कि अपने अनुसंधान का विषय भी इस तरह चूज करें कि हम अन्य विषयों से उसका अंतर संबंध स्थापित कर सकें। तो हमारे सभी शास्त्रों में लोकमानस के जीवन और व्यवहार में हमारी परंपरा में कलाओं के समग्र रूप को ही प्रधानता मिली है। कलाओं के समन्वित प्रभाव और उनके समग्र रूप और अंतर संबंध की पृष्ठभूमि पर ही कोई गंभीर अध्ययन का कार्य संभव है और तभी कोई प्रामाणिक तथ्यों को उजागर करना भी संभव हो सकेगा। किसी भी कला के विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि तभी सार्थक होती है जब कलाओं के समग्र अस्तित्व के मूल को स्वीकार किया जाए। आज विशिष्टता के फैशन ने इस मूलाधार के महत्व को समझने से इनकार कर दिया है और इसीलिए कला शिक्षा और अध्ययन का विस्तार सही दिशा में नहीं हो रहा। आज भी सच्चा कलाकार और सहृदयी श्रोता अपनी परंपरा से कलाओं के समग्र रूप की अवधारणा और उनके प्रभाव की अनुभूति को अनुभव करता है। संगीतकार अपने में चित्रकार, मूर्तिकार और कवि सभी की सूक्ष्म अनुभूति को अपने हृदय में संजोए रहता है। इसी प्रकार अन्य कलाओं के कलाकार भी इस समन्वित अनुभूति को अनुभव करते हैं। इसी कारण सहृदयी श्रोता, पाठक, दर्शक कई बार कहते हैं कि शब्दों से चित्र बन गए, स्वरों ने मूर्ति को साकार कर दिया, रंग शब्द चित्र बना गए और मूर्ति ने नृत्य का सजीव रूप खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार ललित कलाएं, संगीत और अन्य ललित कलाएं आपस में किस प्रकार आप संबंधित हैं और उनका संबंध आज से नहीं प्राचीन काल से किस प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित था, जिसको अलग कर पाना असंभव कार्य है। तो जब इसमें जो कला का जो जो मूर्त रूप है, जो सृजनात्मकता है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, वो उस रचना के प्रयोजन पर निर्भर करता है और इसीलिए संगीत की जो विभिन्न विधाओं में अभिव्यक्त जो रूप है, वो भिन्न जो डिफरेंस है, वो इन्हीं सब पर आधारित है, आश्रित है। जब प्रयोजन और अभिव्यक्ति भिन्न हो जाती है तब सृजन की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है और संगीत साक्ष्य रूप और साधन रूप की सृजन प्रक्रिया में जो भिन्नता आती है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। परंतु किसी भी कलात्मक सृजन का मूल आधार हमेशा कल्पना ही रहती है। पूर्व अनुभवों से और संवेदनाओं के बिंब मस्तिष्क में एकत्रित रहते हैं, स्मृति द्वारा वो सजीव हो जाते हैं
और कल्पना द्वारा मस्तिष्क में इन रूपों को हम एक नया आकार देते हैं। इस प्रकार यह जो अभिव्यक्ति है, ये कल्पना है जो हमारी सृजनशीलता है, उसके द्वारा एक मानसिक रचना, एक कलात्मक अभिव्यक्ति रूप लेती है। पहले सूक्ष्म अनुभूति का मानसिक रूप से सृजन होता है, उसके बाद स्थूल अभिव्यक्ति का रूप सृजित होता है। इस प्रकार पूर्व अनुभव, अभ्यास, अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा, कला कौशल, ज्ञान, अभिव्यक्ति से जुड़ी तकनीक का पूर्ण ज्ञान और अभ्यास सब सृजन की प्रक्रिया में मूल रूप से घटक का काम करते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं। और इस प्रकार कलात्मक अभिव्यक्ति अव्यक्त को व्यक्त करते हुए अमूर्त को मूर्त रूप देती है। सूक्ष्म अनुभूति से अभिव्यक्ति के मूर्त रूप तक की यात्रा ही सृजन की प्रक्रिया है और इस अभिव्यक्ति के मूर्त रूप को कुछ विद्वान कलाकृति, कुछ कला और कुछ सृजनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम से संबोधित करते हैं। संज्ञा कोई भी हो, सभी का सार एक ही है। संगीत के संदर्भ में यह प्रक्रिया क्या रूप लेती है, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। और संगीत की विविध विधाएं हैं और बाहरी प्रयोजनहीनता या विशिष्ट प्रयोजन आश्रित कलाओं के संदर्भ में सृजन की प्रक्रिया है, जो एक अपना विशिष्ट रूप बनाती है। इसमें फिल्मी संगीत से संबंधित सृजन प्रक्रिया है, सुगम संगीत से संबंधित है। तो जो फिल्मी संगीत से संबंधित सृजन प्रक्रिया है उसको भी समझने में कोई वो नहीं है, क्योंकि उसका भी मूल हमारे शास्त्रीय संगीत में ही निहित है। और ध्वनि मुद्रण की जो कोई तकनीक से जो गीत हमारे तक पहुंचते हैं और इन गीतों की जो रचना प्रक्रिया में एक समूह का सक्रिय जो योगदान रहता है, उसमें चित्रपट की कथा का, रचनाकार का यह संकेत होता है कि कहाँ गीत रखें, कहाँ उचित रहेंगे। साहित्यकार का, गीतकार का, उस घटना का, स्थिति का, पात्र का सभी एक आवश्यक आधार होता है जो गीत रचना के क्षेत्र में एक सृजनशीलता को जन्म देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत का जो मूल रूप है वो सभी प्रकार के संगीत में निहित है और इन सभी घटकों में जब सामंजस्य हो तब तक गीत उस पूरी कथा के साथ ठीक से अंतर संबंध नहीं स्थापित कर सकता। इस विषय पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि यह तो एक निर्बाध रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और संगीत जो सृजन प्रक्रिया है उसके लिए कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं है, हमारे पास कोई वो बंधन नहीं है, क्योंकि संगीत का संबंध हमारी सभी क्रियाओं से है सभी। और यह एक ऐसी आंतरिक सृजन की प्रक्रिया है जो हमारे हृदय से प्रस्फुटित होती है। तो इस संदर्भ में सृजन की जो प्रक्रिया जो पूरी होती है तो उसमें कलाकार अपनी अभिव्यक्ति का जो मूर्त रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। गीत का उसमें गीत है, उसके बंदिश की रचना है और प्रस्तुति है। और ये सब जो सृजन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें तादात्म्य स्थापित कर एक सच्चा कलाकार अपनी अभिव्यक्ति देता है। और इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि अभिव्यक्ति को सुंदर और कलात्मक बनाया जाए, क्योंकि यह केवल मात्र एक प्रस्तुति ही नहीं है, क्योंकि पूर्व रचित गीत प्रकार की प्रस्तुति के बाद उस विशिष्ट गायन शैली की अभिव्यक्ति
और प्रस्तुति के इस चरण में स्थल रचना का भी महत्व बढ़ जाता है। विशिष्ट गायन शैली का रूप तो पूर्व निर्धारित है, परंतु उसे कैसे अभिव्यक्त किया जाए यह स्थल रचना पर ही आश्रित है। पूर्व रचित गीत प्रकार में जो रचनाकार अपनी सृजन प्रक्रिया के समय कई परिवर्तन, संशोधन आदि कर सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साथ जब सृजन जुड़ जाता है, तब एक और परंपरा, नियमबद्धता, गायन शैली की विशेषताओं से कलाकार को जुड़ना होता है, तो दूसरी ओर उसी समय अभिव्यक्ति की क्रिया के साथ साथ स्थल रचना भी चलती रहती है। इसलिए कलाकार की व्यक्तिगत कल्पना और सूझबूझ से ही उसमें नवीनता और मौलिकता आ पाती है। तो ये टॉपिक हम इसको यहीं फिनिश करते हैं, और क्योंकि अभी थोड़ा समय बाकी है, तो इस विषय में कुछ आपके विचार हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो एक अन्य टॉपिक जो छोटा सा है, एकेडमिक काउंसिल का जो फर्स्ट सेशन, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है सिलेबस का, उसका बचा हुआ है, उसको ले लेते हैं। मैम ये जो राग ध्यान के बारे में बताया गया, तो राग ध्यान के बारे में जो संगीत मकरंद बोला जाता है कि जो ग्रंथ है, हाँ तो ये मैम परंपरा जो है वहीं से चली आ रही है या उसके पहले भी ये था? हाँ, सर्वप्रथम जो राग ध्यान का, राग चित्र का जो वर्णन हमें संगीत मकरंद में ही हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है। और इससे पूर्व की अवधारणा नाट्य शास्त्र में या संगीत रत्नाकर में या किसी अन्य ग्रंथ में जो उस उनसे पूर्व का हो, में नहीं जी ऐसा वर्गीकरण है। और जी बाद में जो है इसी पर आधारित राग रागनी वर्गीकरण आश्रित हुआ, आगे चला। तो राग ध्यान का सर्वप्रथम संगीत मकरंद में ही उल्लेख प्राप्त होता है। और मैम एक टर्म आपने और बताया था, जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च हम करते हैं, हम्म। तो म्यूजिक का जैसे हम अदर सब्जेक्ट के साथ में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो इसका जैसे कि मैम हम कर सकते हैं या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसा कुछ होता है? देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। जैसे पूर्व में भी लोगों ने किया है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि सभी ललित कलाओं में कैसे अंतर संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। तो जी साहित्य और संगीत में तो सर्वप्रथम है। उसके बाद चित्रकला और संगीत में भी अंतर संबंध है। जी बाकी कलाओं में थोड़ा सा कठिन होगा, जैसे स्थापत्य कला, और वास्तुकला, और तो होगा क्या कि हमें ऐसा विषय चुनना होगा जो हमें दोनों के अंतर संबंध को स्थापित करते हुए इस तरह से प्रस्तुत करना होगा कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित किस प्रकार से हैं। जी और जैसे संगीत और मनोविज्ञान पर भी जी बहुत सारे शोध हुए हैं कि जी मतलब कि मनोविज्ञान का जो हमारे उससे संबंधित है, मानसिक हमारे जो इनसे संवेदनाओं से, संवेगों से, इमोशन से जो संबंध है, इस तरह से हम मनोविज्ञान के द्वारा किस प्रकार से उसको इंटर रिलेट कर सकते हैं। जी तो जैसे कि एक बच्चे के मनोविज्ञान पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन एक बहुत ही पॉपुलर वो रहता है सबका, कि कैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव संगीत का पड़ता है। तो उसी प्रकार इस पर रागमाला पेंटिंग्स पर भी लोगों ने बहुत किया है। और साहित्यिक
और संगीत का तो आप देखते ही हैं, जैसे कि हमारे जो भक्त कवि हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, जितने भी जो ऐसी गेय रचनाएं जिनका हम गीत गोविंद है, तो ऐसी जो साहित्य से रिलेटेड जो ऐसी रचनाएं हैं जिनको संगीत के साथ रिलेट करके हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं कि और उनके द्वारा जो एक रस की सृष्टि होती है, उस पर भी अध्ययन हम कर सकते हैं कि उनके अंतर्निहित किस भाव है, कौन सा रस है, कौन सा किस राग में उनको निबद्ध करें तो किस प्रकार का प्रभाव हो। तो ये भी एक अध्ययन हम मतलब उसमें नया विषय खोज सकते हैं, और बहुत जी से लोगों ने ऐसा किया भी है। उनके रिसर्च को, उनके शोध को पढ़िए और उसमें अपने नए और भी जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। जी, जैसे मैंने एक मैम टॉपिक सोचा था म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कि मतलब किससे? एक इसका मैम संगीत और गणित का जो एक हाँ हाँ। इंटर रिलेशनशिप है। अच्छा। तो मैम ऐसे सोच के मैं कुछ आर्टिकल्स मैंने रिव्यूज किए थे उस पे, तो एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ रहा था उसमें। हाँ तो हाँ। जैसे कि वीणा पे ही स्वरों को स्थापना किया गया, पूरा एक मैथमेटिकल प्रोसेस ही यूज किया है। बिल्कुल। तो मैम इसमें जैसे कि जो गाइड जो भी हमें मिलेंगे, क्या इसमें दूसरा भी गाइड हमें लेने की जरूरत आपकी पड़ेगी आवाज कि? नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। हाँ, जी क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज निकालने हो या कोई मैथमेटिकल जिसमें किसी ऐसे मैथमेटिशियन की हेल्प लेनी पड़े कि कोई टेबल की रचना करनी है या क्या। बहुत सारे मतलब म्यूजिशियंस तो थोड़े मैथमेटिकल होते ही हैं, क्योंकि सभी कुछ मात्राओं पर और उस पर आधारित है। हम लोग ताल के एक बंधन में बंधे होकर किस तरह से अपने आप को चलाते हैं, तो ये जी हमारा मेंटल मेंटल जो अभ्यास है, जो मात्राओं के द्वारा होता रहता है। लेकिन बहुत सारी चीजें अगर उसको सच में एक शोध का रूप देना है, तो हमें उनसे हेल्प तो अवश्य लेनी पड़ेगी। और जिससे एक और उससे है कि हमारा जो शोध है थोड़ा और साइंटिफिक, उसको हम ले जा सकते हैं साइंटिफिक डायरेक्शन में। एक्सपेरिमेंटल भी हो और वो वैज्ञानिक भी हो, और जो हम प्रमाणित करें वो फुल प्रूफ हो, जो हम जिसको प्रमाण के साथ, अपने एग्जाम्पल्स के साथ उसको प्रदर्शित कर सकें। जी, हम्म। थैंक यू मैम। तो आप अपना टॉपिक थोड़ा सा ऐसा मतलब पहले एक निश्चित दिशा में सोच कर कि हाँ ऐसा मुझे करना है, जी इस थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच जिस पर की जा सके, ऐसा जी सोचिएगा। जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। तो थोड़ा सा जो है, हम लोग ये वाला एकेडमिक काउंसिल के विषय में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो ये एकेडमिक काउंसिल है, वो विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय समिति होती है, जिसको एकेडमिक काउंसिल कहते हैं। शिक्षा, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षा से संबंधित जो निर्णय हैं, निर्देश हैं, शैक्षिक सत्र, परीक्षा से संबंधित सभी कार्य, वो एकेडमिक काउंसिल ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। यह समिति शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने की अधिकारी है। तो एकेडमिक काउंसिल एक ऐसी संस्था हो गई जो सारे एकेडमिक से रिलेटेड विषयों के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी, और यह उच्च स्तरीय शिक्षा से संबंधित हमारे सारे कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जो एकेडमिक काउंसिल का जो रोल है, वो
शिक्षा से संबंधित जो बातें जैसे शिक्षण कार्य, छात्र प्रवेश, परीक्षा परिणाम, छात्र अनुशासन और शिक्षा से संबंधित अन्य विषय जैसे शोध कार्य आदि के निर्णय लेने के लिए भी ये काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। और इस समिति में सरकार द्वारा नामित सदस्यों के अधीन और उनके नेतृत्व में निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह समिति जो है, इसके सदस्यों का जो गठन किया जाता है उसमें डायरेक्टर और चेयरमैन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं, डीन ऑफ फैकल्टी, हेड्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंस्टीट्यूट, 10 प्रोफेसर्स जो विभागाध्यक्षों से अलग विभिन्न विभाग से होते हैं और जिनकी नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में या रोटेशन से होती है, सीनियरिटी बेसिस पे या फिर एक रोटेशन सिस्टम से होगी। तो ये इस समिति के सदस्य होंगे। और इस समिति का जो सर्वप्रथम गठन किया गया था वो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका कार्य और उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोन्नत करना था, कि विश्वविद्यालयों को इतनी वो दी जाए फैसिलिटीज कि उच्च शिक्षा में उनका अधिक से अधिक रोल हो सके। तो इस समिति के गठन के विषय में जो ये सर्वप्रथम जो ये मीटिंग हुई उसकी डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई और विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल को स्थापित कर दिया गया। यह समिति विद्या परिषद या विज्ञान परिषद के नाम से भी जानी जाती है। इस समिति में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के 3 प्राचार्य इसके अधीन होते हैं, जो परिषद के सदस्य तो होंगे और उनका चयन महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनकी सीनियरिटी के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे 15 अध्यापकों का चयन किया जाएगा जो सीनियरिटी में या रोटेशन में यूनिवर्सिटी के एक उप आचार्य हों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों, और ज्येष्ठता क्रम में या रोटेशन से विश्वविद्यालय के 2 प्राध्यापक होंगे। फिर ये 15 अध्यापकों के बारे में बताना है कि कौन कौन इस समिति में जो अध्यापक रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो पहले थे ज्येष्ठता क्रम में या रोटेशन से एक उपाचार्य, फिर ज्येष्ठता क्रम में या चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के 2 प्राध्यापक, फिर तीसरे ज्येष्ठता क्रम में या चक्रानुक्रम से संबद्ध महाविद्यालयों से 12 अध्यापक जो प्राचार्य ना हो। तो ये प्राचार्य के अतिरिक्त 15 अध्यापक हुए। फिर एक ही संकाय के 1 से अधिक प्राध्यापक और एक ही संबद्ध महाविद्यालय के 2 से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे। फिर यदि विश्वविद्यालय के एक ही संकाय के 1 से अधिक प्राध्यापक और एक ही महाविद्यालय के 2 से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या परिषद के सदस्य होने के हकदार यदि हों, तो ज्येष्ठता क्रम से जो ज्येष्ठतम प्राध्यापक हो और अध्यापक हो उसे विद्या परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। ऐसे प्राध्यापक और अध्यापक जो इस प्रकार रह जाएंगे उनकी बारी फिर अगली बार रोटेशन से होगी। शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित 5 व्यक्ति जो विद्या परिषद के सदस्य होंगे, उनका संयोजन
सदस्यों द्वारा जिनका अधिवेशन कुल सचिव बुलाएंगे उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पार्ट ना हो, ना ही महाविद्यालय से उनका कोई संबंध हो, संस्थान संबंध, महाविद्यालय, छात्रावास या छात्र निवास किसी के भी कोई कर्मचारी ना हो। कहने का तात्पर्य है कि वो एकेडमिक किसी भी रोल पर ना हो, एकेडमिक किसी भी पोजीशन पर ना हो, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र के 5 विशिष्ट व्यक्ति हों। इन सदस्यों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी और अधिनियम इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद की शक्तियों का इनके पास पूरी पावर होगी और अध्ययन बोर्डों के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की समीक्षा करना, उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य परिषद के विचारार्थ उन सिद्धांतों और मापदंडों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये इनके कार्यों के अंतर्गत आएगा। दूसरा, सभा अथवा कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए या सौंपे गए किसी भी विषय पर रिपोर्ट देनी होगी। अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद को सलाह देना। ये सदस्यों की हम ड्यूटीज बता रहे हैं। तो इसके बाद इनका जो विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों और डिप्लोमा के लिए के विषय में जो शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित क्वालिफिकेशंस हैं के संबंध में कार्य परिषद को सलाह देना भी इनके कार्य के अंतर्गत आएगा। शिक्षा संबंधी विषयों के संबंध में ऐसे सभी उद्देश्यों का पालन करना और ऐसे सभी विषयों जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों का उचित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक हो। विद्या परिषद का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जाएगा। इसके बाद जो वित्त समिति है उसके सभी व्यक्तियों की सदस्यता की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, परंतु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार 3 बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकता। व्यय की ऐसी मदें जो पहले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित ना हो, उन्हें कुछ दशाओं में समिति को निर्दिष्ट की जाएंगी। जैसे अनावर्ती व्यय यदि उसके 10,000 रुपए या इससे अधिक का व्यय अंतर्ग्रस्त हो। अनावर्ती व्यय क्या होता है? जो साल में एक ही बार किया जाता है, जैसे कंप्यूटर फर्नीचर आदि की खरीद पर जो रुपए व्यय होंगे वो वह खर्च अनावर्ती खर्च के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है आवर्ती व्यय, और यह व्यय यदि उसमें 3,000 रुपए या इससे अधिक का व्यय अंतर्ग्रस्त हो, परंतु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति ना होगी कि वह किसी ऐसे मद को जो एक बजट शीर्षक के अंतर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गई हो, छोटी छोटी धनराशियों को बहुत सी मदें मानकर कार्य करे और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत ना करे। तो जो मेन रोल है और उद्देश्य है हायर एजुकेशन
में यूजीसी ने हायर एजुकेशन का जो मेन रोल और उद्देश्य माना, उसमें विश्वविद्यालयों को फंड प्रोवाइड करना और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके एक संस्थान के एथिक्स को मेंटेन करना है और कमीशन का कार्य उस उद्देश्य को के द्वारा विश्वविद्यालय, सरकार और समाज के बीच एक रिलेशन, एक कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बनाना है। तो इस प्रकार ये एकेडमिक काउंसिल का रोल है। तो आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर, और नेक्स्ट फिर जब भी होगा हम लोग फिर से मिलेंगे। तो इस विषय में किसी को कुछ कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछ लें, अन्यथा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। हाँ मैम, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी लोग नहीं पार्टिसिपेट करते राहुल के अलावा? ओके, चलिए, थैंक यू मैम।